भी लगाना है। उसके पहले कौन कौन सा टॉपिक लिखवा दिए हैं? वो तो पढ़ाए थे उस दिन, लिखवाए थे, है ना? ठीक है, तो जल्दी बताइए कौन कौन सा टॉपिक लिखवा दिए थे? नहीं मिल रहा है? क्या क्या लिखवाए, जल्दी बताइए। और ये मेंस के लिए लिखवाए, लेकिन उसमें प्रीलिम्स का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी आता है जो रिलेटेड टॉपिक्स होता है मेंस पीटी का, वैसा ही क्वेश्चन भी सेट किया जाता है, कि ध्यान रखिएगा हमेशा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आता है। कुछ एब्सर्ड सवाल भी आते हैं जो कि थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भारी हो जाता है वो, ठीक है। तो अभी आपको बिहार इकोनॉमी में एक हिस्सा पढ़ाएंगे जो कि हमेशा आता है मेंस में। बिहार के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के क्या कॉजेज हैं, ठीक है ना? व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण, जिसमें बहुत सारे कारण को आप भी जानते हैं लेकिन लिखने में आप डरते हैं, ठीक है। एकदम व्यवहारिक तौर पे आप भी वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रूट कॉज है जिसके कारण बिहार पिछड़ा है आर्थिक रूप से। चाहे कोई कितना भी दावा करे, कोई भी सरकार दावा करे, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है ना। और इसको एकदम बेबाक ढंग से लिखिएगा कॉपी में, कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें परहेज कीजिएगा, ठीक है। ऐसा आप देखते होंगे कि ट्रेन का कोई भी साधारण डब्बा जो होता है, जनरल क्लास का जो डब्बा होता है किसी भी ट्रेन का जो बिहार से बाहर जाती है, कोई खाली जाता है? वास्तविक स्थिति ये है कि यदि लुधियाना, दिल्ली, बेंगलोर, सूरत नहीं रहे तो यहाँ पे बिहार में बहुत सारे घरों में चूल्हा भी नहीं जलेगा, ठीक है ना। वास्तविक स्थिति है, चाहे लाख आप तारीफ कर लीजिए, बिहार में ये है, बिहार में वो है, लेकिन कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई है जिसको डायनेमिक गवर्नमेंट कहा जा सकता है, गत्यात्मक दृष्टिकोण वाला सरकार, जो इस व्यवस्था में, जो इस स्थिति में सुधार किया हो, ठीक है। और इसमें कोई परहेज नहीं है लिखने में, ठीक है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण, लेकिन हर चीज में टोटल सारे कारण के लिए सरकार, बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं है। पहला तो एक पॉलिसी जो स्टार्ट हुआ था बिहार में, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए, उसी में गड़बड़ी थी प्रारंभ से ही, ठीक है। अभी हम इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, जो बाकी हिस्सा बचा है वो लिखवा भी देंगे, इसलिए जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आप याद कराइएगा हमको, ठीक है। तो बिहार में और आर्थिक या औद्योगिक पिछड़ापन के मुख्य कारण क्या है? दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। आर्थिक पिछड़ापन अलग है, औद्योगिक पिछड़ापन अलग है, ठीक है। आर्थिक पिछड़ापन के बारे में, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था ना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक है, बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन, ठीक है। क्यों यहाँ पे कल कारखाने का अभाव है, सबसे बड़ी बात, क्यों यहाँ से लोग ट्रेन में भर के बाहर काम करने के लिए जाते हैं, समझे। और दूसरी बात कि यहाँ पे कृषि पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, आश्रित है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का है, और सॉरी औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है,
ये 1950 के दशक से शुरू होता है, ठीक है ना। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द 1950 डिकेड, ठीक है। और कैसे होता है, भारत सरकार ने बहुत कोशिश किया था उस समय, बिहार को टारगेट राज्य बनाया था और बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए बहुत पैसा भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसकी पॉलिसी ही गलत थी। कैसे पॉलिसी गलत थी कि नेहरूवादी दृष्टिकोण के हिसाब से, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारत में आधारभूत एवं भारी उद्योग, ठीक है ना, हेवी इंडस्ट्रीज की स्थापना पर जोर दिया गया। और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि किस मॉडल के आधार पर ऐसा किया गया था। फंडामेंटल और हेवी इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट सरकार का मुख्य पॉलिसी बन गया, मेन पॉलिसी बन गया। तो ये किस मॉडल के आधार पर किया गया था, ये हम आपसे पूछ रहे बंदा। हाँ, पीसी मालानोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान का वो उन्होंने परफॉर्मा बनाया था। उसी आधार पर सरकार ने बड़े और भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया और उसका परिणाम बिहार में भी देखा गया। यहाँ पे बड़े और भारी उद्योगों का विकास किया गया और छोटे उद्योगों पर उपेक्षा की गई। और ये सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी कि बड़े जो भारी उद्योग स्थापित हुए भारत में, बिहार में, बिहार का मतलब बिहार झारखंड संयुक्त, ठीक ना। बिहार में वैसे कोई बड़े भारी उद्योग नहीं, सब झारखंड में ही कॉन्सेंट्रेट थे, ठीक है। इसके कारण, लेकिन उस समय झारखंड बिहार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको बिहार ही मानिएगा। इससे क्या हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रोडक्शन दिखाने का प्रयास किया और बिहार का क्या तरक्की होता है, बिहार का क्या आर्थिक लाभ हुआ, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। और वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थे, केंद्र प्रायोजित थे, जिसके कारण बिहार का जो इंटीरियर मतलब आंतरिक विकास है वो थम सा गया। बिहार की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देख के, भौगोलिक आकृति को देख के, स्थिति को देख के यहाँ पे चाहिए था कि जो यहाँ पे स्थानीय उद्योग धंधे है नहीं, मतलब स्थानीय उद्योग धंधों का विकास किया जाए। स्थानीय उद्योग धंधे मतलब कृषि आधारित, कॉटेज इंडस्ट्रीज आधारित, इस तरह का अगर औद्योगिक विकास किया जाता तो 50 साल में बिहार बाकी राज्यों के समान, तमिलनाडु, पंजाब के समान, महाराष्ट्र के समान एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। ध्यान रखिएगा कि बिहार में छोटे और मध्यम आकार के कुटीर उद्योग स्थापित नहीं किया जाना और बड़े और भारी उद्योगों पर बल दिया जाना, यहीं से औद्योगिक विकास बिहार का रुक गया, ठीक है। और बड़े भारी उद्योग उत्पादन करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक ना, उनको नेशनल लेवल पर, उनको बिहार की प्रगति से मतलब नहीं था। और बिहार क्या है, बिहार एक जनसंख्या वाला राज्य है। यदि वो मध्यम, छोटे, लघु उद्योगों की स्थापना की जाती तो यहाँ रोजगार सृजन होता, लोग यहाँ पे रोजगार पाते और यहाँ से पलायन नहीं होता। अभी नए नए शहरों में लोग जा रहे हैं, लेकिन पहले भी देखेंगे आप 50 के दशक में तो बिहार का सबसे आकर्षण केंद्र बिंदु कौन सा शहर था, कलकत्ता। लोग कलकत्ता जाते थे कमाने, कोलकाता जिसको कहा जाता है अभी, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे नए शहरों में लोग जाने लगे हैं, बेंगलुरु, लुधियाना, सूरत, ठीक है, दिल्ली। तो हमेशा इस पॉइंट को लिखिएगा पहला कि बिहार में लघु मध्यम उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल नहीं दिया जाना बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन बहुत सारा कारण है रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ यही कारण जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ये जो है पॉलिसी, नीति संबंधी जो चेंज किया गया बिहार में, जिससे विकास जो है औद्योगिक बिहार का वो रुक सा गया। और बाद में देखेंगे 2000 ईस्वी में झारखंड के विभाजन के बाद बिहार की स्थिति और बदतर हो गई ना। सारे उद्योग जो थे बिहार में उनका ट्रांसफर हो गया, मतलब वो चले गए कहाँ, झारखंड में। हाँ, प्राकृतिक संसाधन के मामले में भी बिहार पीछे हो गया, क्योंकि सारा प्राकृतिक संसाधन अधिकतर झारखंड में है। थोड़ा बहुत कोडरमा वगैरह में है, सॉरी सासाराम मुंगेर में है पाइराइट वगैरह, लेकिन मेन जो है खनिज संसाधन झारखंड में चला, ठीक है।
दूसरा कारण, बहुत सारा कारण आप जानते हैं, लेकिन आप इसको कॉपी में लिखिए, मतलब जब लिखने का है तो लिखिए उसको, ठीक है। दूसरा कारण कि बिहार में एक बहुत बड़ी बात क्या है कि एक रूढ़िवादी मानसिकता है। क्या रूढ़िवादी मानसिकता है? कृषि पर ज्यादा ही लोगों की मानसिकता स्थिर रहती है और औद्योगिक प्रवृत्ति, इंट्यूशन जिसको कहा जाता है, वो कम देखिएगा। किसी भी एरिया में चले जाइएगा बिहार में, लोग काफी सुरक्षित व्यवसाय मानते हैं कृषि को। और होम सिकनेस के कारण भी बहुत सारे लोग, जाता है जरूर डब्बा भर के, लेकिन बहुत सारे लोग अपना स्किल रहते हुए भी, हुनर रहते हुए भी, योग्यता रहते हुए भी अपने घर में रहना चाहते हैं और कृषि को सबसे सुरक्षित व्यवसाय मानते हैं और बाहर जाना जोखिम लेना समझते हैं, यानी रिस्क लेना समझते हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। तीसरा कारण क्या है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का? और आज भी है, वो तो उसी में हो गया, बता रहे हैं मोरा। ये नेता वाला भाषा है। नेता से कहिएगा कारखाना क्यों नहीं स्थापित हुआ, तो कहेंगे नेता कि यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन बढ़िया नहीं, पोर्ट नहीं है, अगर समुद्री किनारे पर रहते। ये कोई तर्क नहीं हुआ। किसी भी मुख्यमंत्री से जो बनेगा ना, उससे पूछिएगा तो नहीं, बिहार जो है भू आवेष्टित राज्य है, यहाँ पे औद्योगिक विकास की संभावनाएं सीमित है। ये नेता का भाषा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कि बिहार को औद्योगिक हब बना दे, इंडस्ट्रियल हब बना दे, तो आप बना सकते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति है ही नहीं। यहाँ पे वोट की राजनीति है, ठीक है। हम बता रहे क्या कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो स्थिति है बिहार की, हाँ, आधारभूत संरचना, वो बिल्कुल खस्ता हाल है। फिलहाल लाइट की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 1950 के दशक से लेके 2000 ईस्वी तक अगर आप काउंट करेंगे तो कहीं भी पक्की सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य नहीं थे। ईमानदारी से अगर आप कहेंगे, किसी की भी सरकार हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, गांव में जाने के लिए कच्चे सड़कों पे जाना पड़ता था, ठीक है। बिजली तो कट गया अगर, तो कई घंटे तक नहीं आता था। स्वास्थ्य सुविधा अभी भी है वही स्थिति। स्वास्थ्य सुविधा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर गांव में है, लेकिन जाइए तो वहां डॉक्टर मिलेगा? हफ्ते में 1 या 2 दिन आएगा, वो भी आप लेट करके जाएंगे तो 12 बजे चला भी जाएगा। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में औद्योगिक विकास बिल्कुल संभव नहीं है। जबकि आप महाराष्ट्र में जाइएगा, तमिलनाडु में जाइएगा, पंजाब में जाइएगा, वहां देखिए बिजली कटता है, सड़क कभी वहां खराब है। हाल के वर्षों में कुछ लाइट प्राइवेटाइजेशन के कारण अच्छा रहा, लेकिन फिर भी स्थिति फिर वही हो गई है। लाइट में अब पावर कम मिल रहा, सप्लाई कम मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उद्यमशीलता रखते हुए भी, जोखिम उठाने की का रिस्क लेते हुए भी कोई लगाएगा उद्योग? तो सबसे पहले बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल स्मूथ और दुरुस्त करना जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बिजली, पानी, सड़क ही नहीं आता है, स्वास्थ्य सुविधा भी आती है। और मेरा कहना है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है। बिहार में क्यों लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्यों खेती से चिपके रहते हैं? क्योंकि बिहार में शिक्षा की प्रगति बिल्कुल बेकार है। यहाँ जो शिक्षा है बिहार में, वो कागजों पर शिक्षा है। बीए, एमए की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिएगा कि वास्तविक जानकारी कुछ नहीं बता सकता है वो। और जब शिक्षित नहीं रहिएगा तो आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएगा, अभिनववादी धारणा नहीं आएगा, अब सोच आपका अभिनववादी नहीं रहेगा। आपके अंदर अगर आप शिक्षित नहीं है और आपके पास पीएचडी की डिग्री है, तो आपके अंदर बोल्डनेस नहीं आएगा। आप कोई भी काम 4 आदमी से पूछ के कीजिएगा, ठीक है। और बिहार में शिक्षा, ये जो तर्क दिया जाता है कि बिहार से सबसे अधिक आईएएस आईपीएस निकलते हैं, ये मापदंड नहीं हुआ। मतलब 100 में 10 निकल गए आईएएस आईपीएस, इसका मतलब थोड़े पूरा राज्य शिक्षित है। और आईएएस आईपीएस बनना शिक्षा के मापदंड को नहीं बताता है, ठीक है। आप पेपर दिए, क्वेश्चन आ गया, पढ़े, वो लिख दिए,
आईएएस बन गए इसका मतलब थोड़े कि आप संसार के सबसे बड़े विद्वान आदमी हैं। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि बिहार से सबसे अधिक आईएएस आईपीएस लोग निकलते हैं, ये इससे क्या मतलब है? यहाँ पे शिक्षा है ही नहीं मेरे हिसाब से। यदि शिक्षा का विकास अभी भी नहीं किया जाएगा तो अगले 30-40 साल के बाद और औद्योगिक रूप से बिहार पिछड़ा हो जाएगा, और अभी भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नए रिक्रूट टीचर्स आए बीपीएससी से, जहां जहां वो जा रहे हैं, लेकिन भाई कई गांवों में देखा गया है कि शिक्षा मतलब सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं। क्यों लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश स्कूल में, क्यों पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूलों में? आप खुद जाके देखिएगा स्कूल में तो आपको लगेगा कि यहाँ बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहिए। रियलिटी ये, यथार्थता ये। भले हम न्यूज सुन रहे हैं 6 महीने से 4 महीने से, ये के पाठक, ये सिद्धार्थ ऐसे किए वैसे किए, लेकिन योग्य लोग शिक्षक भी नहीं बने हैं। अभी तो हाल में ना रिक्रूटमेंट हुआ है बीपीएससी का, अब इसका परिणाम 1-2 साल बाद दिखाई पड़ेगा। ये तो नहीं कहा जाएगा कि बस हो गया बिहार में शिक्षा एकदम तेजी से बढ़ने लगेगा। कहीं शिक्षा नहीं, कॉलेज में भी प्रोफेसर बैठे रहते हैं, एक क्लास नहीं चलता है बहुत सारे कॉलेज। तो कभी भी किसी चीज का आकलन किसी सीमित जगह में बैठ के खड़ा होकर नहीं करना चाहिए। ये बोरिंग रोड एरिया है, इससे पूरे बिहार की स्थिति का आप संज्ञान नहीं कर सकते हैं। आप ग्रास रूट पे आइए, धरातल पर आइए, और तब आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगा। तो तीसरा कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खास्ता हाल है बिहार। आप दूसरे राज्यों में जाइएगा, एकदम स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा भी दुरुस्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे जगह में कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? ऐसे जगह में क्यों करेगा कि हो सकता है फैक्ट्री लाइन के बिना बंद हो जाए, का चल रहा है फैक्ट्री बंद हो जाए, प्रोडक्शन खत्म हो जाए। तो मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, मतलब जो भी गवर्नमेंट आया है 1950 के बाद, सारे गवर्नमेंट्स के बारे में बात किया, सबका योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने में। ये नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, ठीक ना, वहां से उठाइए यहां तक। इसी को कहा जाता है कि बिहार में डायनेमिक अप्रोच वाली सरकार का अभाव रहा है। गत्यात्मक, जो कुछ करना चाहे, गत्यात्मक समझ रहे हैं ना, गतिशीलता, इसका बिल्कुल अभाव रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बताता है, क्योंकि यदि शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार करते हैं तो फ्यूचर में आप एक नई स्किल्ड पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी बात, बिहार के पिछड़ेपन का और कारण क्या है कि यहाँ जो उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादन यहाँ कृषि उत्पादन होता है, और फल, हाल के वर्षों में फल और सब्जी का भी उत्पादन हो रहा है। देखें, जैसे लीची हुआ, केला हुआ, मखाना हुआ, ठीक है, मखाना फल में नहीं आता है लेकिन ड्राई फ्रूट में आएगा, ठीक है। तो इन उत्पादों को क्या होता है कि न रखने का भंडार है और न बेचने का उचित व्यवस्था है, तो क्या होता है कि इसमें से ज्यादा मात्रा सड़ जाता है, और नहीं तो औने पौने दाम में किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह का उद्योग बिहार में शुरू से ही 1950 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, और आज बहुत बेहतर स्थिति होती बिहार की, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं किया गया। और बिहार क्यों आर्थिक औद्योगिक ढंग से क्यों पिछड़ा है? जनसंख्या घनत्व को तो उपयोगी भी बनाया जा सकता है ना, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जनांकीय लाभांश। हाँ, नहीं, जिसको आप रोजगार, और ठीक है, घनत्व बंगाल में भी घनत्व है, बंगाल में भी घनत्व है ना, वहां मैंने देखा है बंगाल का हर आदमी, कोई भी बेरोजगार नहीं है मोस्टली। वहां इतना ना फैक्ट्री, इतना ना ऑफिस है कि सारा आदमी बंगाल में ही वहीं रहता है और वहीं रोजगार प्राप्त करता है। यहाँ का आदमी सूरत जाता है, लुधियाना जाता है। आप जनसंख्या घनत्व को पॉजिटिव वे भी दे सकते हैं।
प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहा जाता है। कृषि में अगर 7 आदमी गए हैं 1 बीघे खेत में, अगर उसमें से 4 आदमी को निकाल देंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दिखता नहीं है ऊपर से, ठीक है, लेकिन उसमें बेरोजगारी है। लेकिन क्या कह रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, रूढ़िवादी सोच है, घर से चिपक के रहने की आदत है, कोई रिस्क लेने, ये कैसे ये सब प्रवृत्ति आया? अगर वो आदमी शिक्षित होता तो घर में ही रहता, लेकिन खेती से हट के कोई अपना स्वरोजगार करता। और इंपॉर्टेंट बात, बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है वो आप जानते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पे खराब कानून व्यवस्था की समस्या है। किसी का भी गवर्नमेंट हो, कानून व्यवस्था सुधरी हुई नहीं है। कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले उसको रंगदारी देना पड़ता है। लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम नहीं मतलब है, कोई बाहरी आदमी यहाँ पे निवेश करना चाहता है बिहार में तो पहले उसको, तो लिबरल पॉलिसी सरकार की लिबरल पॉलिसी ही है ना, वो तो सरकार का जिम्मा बाद में आया। अभी हम जो कह रहे हैं वो बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन स्टेट ही ना करेगा, राज्य सरकार का है। पुलिस किसके अंतर्गत है? राज्य सरकार का। तो जिम्मेवार कौन हुआ? राज्य सरकार। आप एकदम फैक्ट है ये, किसी एरिया में चले जाइए आप, कुछ बड़ा सा फैक्ट्री लगाइए जिसमें आप 5,000 10,000 आदमी को रोजगार देंगे, पहले लगाने से पहले आपको दक्षिणा देना पड़ेगा अगल बगल के जो बाहुबली हैं। इस प्रवृत्ति को 1950 से देखा जा रहा है और आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने सख्त कदम नहीं उठाया कि उस उद्योगपति को या निवेशकर्ता को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराए 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि सरकार का टाई अप उन बाहुबलियों से भी होता है, रहता है। उसके अतिरिक्त एक और बात है, अभी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी वगैरह, जो रिक्रूटमेंट होता है, जो स्थानीय प्रशासन है, देखिए इसको सीओ बीडीओ डीसीएलआर समझ रहे हैं ना, इसको कहा जाता है कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नहीं जो डायरेक्ट पब्लिक से रूबरू हो, ठीक है ना। कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी पब्लिक एड का एक टर्म है, कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी। इनको अगर आप देखेंगे, आज अभी आप आदर्शवादी बात कर रहे हैं, कल हो के आप डीसीएलआर एसडीएम बन जाइएगा, ऐसा देखा गया है, ये मेरा इंडिविजुअल अनुभव भी है। तो सारी आदर्शवादी बातें ताक पर रख देंगे आप, ठीक है, और जहां से कुछ जो आए उसको लेते जाइएगा। तो बिहार में इस प्रशासन का भी गत्यात्मक स्वरूप नहीं है और बिहार का ये जो प्रशासन है औद्योगिक पिछड़ापन को दूर करने में खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। यदि कोई आया भी उस एरिया में तो इसको प्रशासन को ये अपना कर्तव्य समझकर उस व्यक्ति को जरूरी सुविधा सहयोग प्रदान करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल, आप कभी भी जाएंगे ऐसे अधिकारियों के यहाँ तो प्रखंड के या सब डिवीजन के जो पहले आके बैठ जाते हैं सामने कुर्सी पे, ठीक है, देखिए कभी आप। इसको कहा जाता है कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और ये लोग नहीं मदद करते हैं। कोई आदमी इनोवेटिव आइडिया लेके आया, कुछ एस्टेब्लिश करना चाहे, एक कारण मैं बता रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट तो दोषी है ये जी। तो इनको होना चाहिए कि जो आदमी आ रहा है हमारे एरिया में उनको फुल सपोर्ट करे, सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी का क्या मेन कर्तव्य तो यही होता है ना। ये तो नहीं होता कि 30 तारीख हाँ,
कुछ नहीं मिलता है तो खैनी मांगने लगता है। सही बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं। सरकार की शिकायत नहीं करनी है, लेकिन इसको लिखना है कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन बाद में लिखना है, ये सारा कारण लिखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट में लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि हाल के वर्षों में सरकार ने इस विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए, भले उठाया हो चाहे नहीं उठाया, लेकिन लिखना है आपको, ठीक है। शिक्षा का भी तो है सर, शिक्षा कोई बीए कर रहा है, पास हो जा रहा है, एग्जाम कुछ भी लिख रहा है तो पास हो जा रहा है। तो किताब खोल के लिखता है, पास नहीं करेगा तो फेल कैसे करेगा? तो शिक्षा को लोग टाइट करना चाहिए। सरकार का ना अगला तो फेल क्यों हो रहा है? मैंने बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही शिक्षा आ गया। स्वास्थ्य भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही माना जाएगा। जब आपके एरिया के लोग कमजोर होंगे स्वास्थ्य से, तो कोई बीमार होगा तो कभी भी नया कुछ काम करना चाहेगा वो, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंतर्गत आ गया। ये मैं आपको समझाने के लिए बोला, ये मतलब कि खैनी मांगता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी का। और आपको वास्तविक स्थिति बता रहे हैं हम, छोड़िए औद्योगिक पिछड़ापन का, जनरल काम के लिए जाइए, इनसे बात कीजिए। हम 100 में 100 नहीं कह रहे हैं, लेकिन 80% 90% ये लोग जो है कैसे पब्लिक से डील करना चाहिए, क्योंकि पूरा जो भी सिस्टम बना है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका मूल कारण किस चीज के लिए बना है? भारत की जनता के लिए बना है। यदि जनता संतुष्ट है तो ये सारा सिस्टम बेकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, देखिए पहला प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, इनको शक्ति कहां से मिली है? हम भारत के लोग, ठीक है ना, यानी लोग इस शक्ति का स्रोत हैं। तो ये कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी जो एग्जाम पास करके आते हैं, ये पहला इनका प्राइम ड्यूटी है पब्लिक के साथ एज एकदम कॉमन मैन की तरह बात करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और उसके कुछ और भी कारण है। गवर्नमेंट समय समय पर रिक्रूटमेंट करता नहीं है, 3-3 साल पे वैकेंसी आती है, ठीक है, और एक ही अधिकारी पर काम का बोझ लादा जाता है, ठीक है। इससे गवर्नमेंट का भी दोष है इसमें। तो स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी औद्योगिक पिछड़ापन के लिए जिम्मेवार है। अगला इंपॉर्टेंट कारण क्या है? जैसे स्थानीय प्रशासन को मैंने दोषी बताया, वैसे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए जो हैं, विधायक हैं, ठीक है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों तुमने बने हो विधायक? अपने क्षेत्र के विकास के लिए बने हो ना। जब इलेक्शन आता है तुम हाथ जोड़ के जाते हो वोट मांगने, क्यों? क्या कहते हो? हाँ, तुम्हारा जिम्मेवारी है कि मेरे क्षेत्र से के लोग, जनता सुख शांति चैन से रह रहे हैं कि नहीं, रोजगार है कि नहीं, सारे लोग की जीविका का साधन है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसी आधार पर तुमको लोगों ने प्रतिनिधि बनाया है, चुना है। और तुम देखते हो कि तुम्हारे एरिया में रोजगार का साधन क्या है। जरूरी नहीं कि फैक्ट्री हो, डेयरी की क्या व्यवस्था है ये, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है, एमएलए जो है, वह शिक्षित हैं, उनके अंदर इस तरह की सोच नहीं आ सकती है, और उनको भी जिम्मेवार मानना चाहिए। बस जो सरकारी प्रोग्राम है उसकी क्रियान्विति सिर्फ करवाना है, घर से नहीं पैसा लगाना है। नहीं, जनता शिक्षित नहीं है, जनता जाति के आधार पर वोट कर देती है। जनता पढ़ी लिखी रहती तो ऐसे लोग चुने ही नहीं जाते। जनता बिल्कुल अशिक्षित है, जनता परंपरागत सोच रखती है। सबसे प्राइम आधार जो बिहार में है वोटिंग का, वो जाति है। जब जनगणना के पहले भी तो वोटिंग होता था, जनगणना तो इधर हुआ है। ये जनगणना मेरे विचार से जनगणना करा के और सामाजिक विभेद पैदा करना हुआ।
ऐसी ही जाति प्रथा से पूरा भारत बर्बाद है, और खासकर हमारा राज्य बिहार, उसमें जातिगत जनगणना क्या जरूरत है। इसलिए प्रजातंत्र के नाम पे बहुत सारे अमानवीय बेकार काम किया जाता है भारत में। भले भारत को कहा जाता है इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन उसी आड़ में असामाजिक तत्वों को सरकार चलाने का मौका मिल जाता है। हम ये नहीं करें कि सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सारे एमपी गलत है, सब नहीं है, लेकिन एक मेजॉरिटी जो है, बहुसंख्या जो है, ऐसे ही लोगों का है जिनके अंदर जनता के उत्थान की बात नहीं है, और ज्यादातर घोषणा होता है, व्यवहारिक क्रियान्विति किसी भी कार्यक्रम का मैंने तुरंत नहीं देखा है। और यहाँ एकदम रैपिड चेंज की जरूरत है, एकदम तुरंत चेंज, तभी हमारे राज्य में खुशहाली आएगी। ये आप भी सोच सकते हैं। क्यों एक भी कारखाना है हमारे बिहार में, बताइए? जो था भी, हाँ जो था भी वो बंद हो गया। जैसे चीनी मिल बंद हो गई, चीनी मिल से कितने रोजगार का सृजन होता अगर चाहते सरकार तो। इसी से लेकर के आप चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा चीजें बिजली खत्म हो रहा है नेटवर्क के अंदर जो भी है, और वो लोग ऊब के छोड़ दिए, पैसा नहीं मिलता था। तो कभी भी मत समझिएगा कि इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से बिहार मतलब कि ऊंचा है या विकास कर रहा है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, वो मैं बता रहा हूँ, लेदर है, चमड़ा है, टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर है, इसको प्रोत्साहन दिया जाए और इससे गांव में हो सकता है, और गांव में इसको विकास किया जाए ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ से पलायन नहीं करे। नहीं तो और नहीं भी, जब साइट खत्म हो रहा है तो आप बना भी सकते हैं कुछ, ऐसा थोड़ी है। पटना में रिनोवेशन कर सकते हैं, मगध एम्पायर का ये कैपिटल रहा है, लेकिन हाँ नालंदा। तो मेरे कहने तो मेरे विचार से इतना सब लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि हाल के वर्षों में सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, और 3-4 पॉइंट्स आपको दे देना है। जैसे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, फिर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, ठीक है, फिर एक है बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2006। ऑफिस की कमी नहीं है बिहार में, कुछ कुछ फालतू भी ऑफिस है, और कुछ फालतू गाड़ी भी मिलता है। कई बार आप देखेंगे अच्छी गाड़ी पे लिखा रहता है निदेशक सामाजिक कल्याण। अच्छा, उसका क्या सामाजिक कल्याण, वो क्या करता है? आराम से घूमता है। डिप्टी कलेक्टर रैंक का है, दिया गया है निदेशक सामाजिक कल्याण, कोई काम नहीं है। घर से ऑफिस आना है, ऑफिस से घर जाना है, कागज पे साइन करना है, क्या किया वो कल्याण? बहुत सारा पोस्ट जो कि फालतू पोस्ट है, जिसको नहीं, लेकिन ढोया जा रहा है। लेकिन काम के हिसाब से कहा जाए, जब काम नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए, दूसरे जगह समायोजित कर देना चाहिए। यूपी में भी है गन्ना विकास पदाधिकारी, नंबर जब कम रहेगा यूपीपीसीएस में तो मिलेगा। तो गन्ना विकास पदाधिकारी गन्ना विकासी पदाधिकारी रह जाता है। अब वो बात नहीं है, उससे आपका वो गन्ना विकास पदाधिकारी का ना प्रगति होगा कि नया पोस्ट ले लेगा। वो जिस चीज के लिए बना है उस क्षेत्र का तो नहीं प्रगति हुआ। बहुत
लेकिन यहाँ के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण आप भी जानते हैं, बस उसको लिखना है, लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके सरकार की तारीफ भी कर देनी है, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब सिलेक्शन से, उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप भाषणबाजी करते रहिए। सिलेक्शन से पहले भाषण दीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर जीवन भर भाषण देना पड़ेगा चौक चौराहे पे खड़ा होके। हाँ। और इसके लिए हाँ, सबसे आसान उपाय है, अगर आगे बढ़ना है, आपका बीपीएससी यूपीएससी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी भी नेता के साथ घूमते रहिए, पीछे 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 पीछे, 10-15 साल में कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नेतागिरी होता है। जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको लगता है कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सबसे अच्छा है व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के। शिक्षा में भी पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार इतना है कि पेपर लीक हो जाता है। भ्रष्टाचार नहीं, पेपर लीक सेटिंग से होता है, उसके लिए भ्रष्टाचार जिम्मेवार नहीं है, पहले ही से वो तय रहता है। जब अगर पकड़ में आ गए आप, 2-4 दिन पेपर में निकल जाएगा। और ये नहीं कि अभी हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन पहले पता नहीं चलता। पैसा लोग जब जाएगा कुर्सी पे तो जो पैसा दे जिससे दरोगा में सर, तो उधर से 25 लाख जो दरोगा बनो, जाकर फिर तो कमाएगा ना सर 25 लाख रुपए। बिल्कुल, ये तो पिछड़ेपन का कारण है, तो समाज के लिए तो कुछ करेगा नहीं। आखिर वो आदमी क्यों तैयार हुआ? क्योंकि वो कुछ बढ़िया से शिक्षित नहीं है, तो वो 25 लाख देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर कोई वास्तविक स्थिति, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर लेगा ओरिजिनली, तो उसकी मानसिकता इस प्रकार बन जाती है कि कहेगा कि नहीं, मैं खुद पढ़ के निकाल लूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। ओरिजिनल शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि डिग्री, बीए एमए पीएचडी की डिग्री। हाँ, ईमानदारी यहाँ है ही नहीं सर, सब करप्टी है। न कुछ लोग हैं ईमानदार, तभी तो चल रहा है। कुछ लोग ईमानदार हैं तभी तो चल रहा है। पूरे भारत करप्ट तो पूरे भारत में है, लेकिन कुछ साउथ की साइड इतना करप्ट नहीं है सर जितना बिहार और यूपी है। साउथ मानते हैं, हम आपके विचार से सहमत हैं। वहाँ पे बिना ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ता है सर, कहता 100 रुपया दो जाओ। सही बात, नियम है, प्रोसेस से कोई नहीं। और नहीं, आदमी का आदत भी बन गया, अगर वो नहीं भी बोलेगा ना, धीरे से पॉकेट से निकाल के लेता है तब ना सर, जिसे आदत बन गया है, लेता किसी का हैबिट हो गया है सर। जनता नहीं पुलिस ही हुआ सर, नियम का कानून का पालन। गांव में ही होता है कि ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा, उसका पैसा नहीं लगेगा ब्लॉक से, वहां सब जानता है कि नहीं 100 रुपया लगेगा, जबकि एक पैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन वहां का लोग जानता है कि 100 रुपया देना है कंपलसरी। इसका वेरिफिकेशन के लिए ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा क्यों होता है? गांव में शिक्षा बिल्कुल खत्म है। एक आया ब्लॉक से घूम फिर के, ठीक है, शाम उनको आया, देखा 10 आदमी खड़ा है, उससे कहा कि कल हम बनवा देंगे, 100 रुपया लगेगा। वो पता नहीं करता अपने से, लगता है कि नहीं लगता है। अब वो क्या करेगा, 10 आदमी दिया 100 रुपया, उसको 75 दे के 25 रुपया रख लें। यही स्थिति। कारण, मुख्य कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। वो 10 आदमी खुद भी जा सकते हैं ब्लॉक में और कह सकते हैं कि हमको बनाना है। नहीं, बिहार में गांव में ऐसे ऐसे अशिक्षित लोग हैं, ऑनलाइन का मतलब नहीं समझते, व्यवहारिक स्तर पर बता रहे हैं हम। और कहिएगा कि नाम बताइए, मान लो आप करने लगे, खड़ा है आपके सामने, बोलिए कि नाम बताइए, बताया नाम, फिर बताइए कि पिता का नाम बताइए, तो आपसे डरेगा कि कहीं आप उसके बैंक से पैसा तो नहीं निकाल लेंगे। सही बात, सही बता रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर नहीं बताना चाहते, ये व्यवहारिक प्रॉब्लम है। साक्षरता कहाँ है? कहने के लिए साक्षरता, कागज पे साक्षरता। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कागज पे साक्षरता है। बहुत सारे लोग कागज पर ही साक्षर होके कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन का कारण में कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने कारण बता दिया क्यों पिछड़ा है।
यहाँ पे अभी भी घोर अभाव है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसको हिंदी में अधोसंरचना भी कहा जाता है और आधारभूत संरचना भी कहा जाता है। और आधारभूत संरचना में न सिर्फ बिजली, पानी, सड़क आता है, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा को भी शामिल किया जा सकता है। क्या बंद कहाँ है? मिलता है हर जगह। हर जगह तो मिलता है, लेकिन बंद है ना सरकार से, खुलेआम तो कोई नहीं पी सकता, इलीगल तौर पे। नहीं, अब होम डिलीवरी हो जाएगा, मांगेंगे वो बात अलग है, लेकिन सरकार के जानता में तो कोई नहीं ना करेगा सर, होम डिलीवरी तो हो जाएगा। लेकिन ये भी एक तो कारण है सर कि वहाँ से जीडीपी जितना पैसा आएगा, जैसे राजस्थान सरकार है जितना लीकर से कमाती है, बाकी सारे अपने स्टेट में जितने एम्प्लॉयज को सैलरी बांट देती है। सुनिए मेरी बात, 2016 से न दारू बंद हुआ है। 2016 से पहले तो नहीं बंद था, तो क्या कर लिया बिहार सरकार? सर ये मेन कॉज नहीं है, क्योंकि रिसेंट में सर मेन कॉज इससे ज्यादा हो सकता है दुर्घटना तो होता है कि अल्कोहल का क्राइम रेट, हाँ क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, उससे वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हो जाता तो कुछ फायदा ही नहीं होता। और मतलब जो देसी वगैरह जो है ना, बहुत ज्यादा तो आदमी जो देते हैं, बट ये इजीली मिलता था तो उस समय मौत नहीं होता था। यस सर, आपको खराब दारू बनाना भी पी लेता है सर। ये आप समझिए, बिल्कुल सर, खड़े में सब दारू बना लेता है, इजीली अवेलेबल था तो कोई मौत नहीं होता था। अरे अब ज्यादा पी लीजिएगा तो बोतल तो हो नहीं जाएगा। तो अगर सही तरीके से नहीं करें, मटेरियल में नहीं है ना, ये सब तो बना के सर जो देखा जाता था उसका कोई मतलब टेस्ट करने वाला कोई नहीं था। अब इससे यही हुआ 5 हुआ तो पुलिस का कमाई बढ़ेगा, जो पुलिस 50,000 कमाता है वो 5 लाख का महीना कमाता है। और हर जगह मिलता है बिहार में, पटना से लेके गांव तक। पटना में राजधानी में तो मिलना मुश्किल है, लेकिन गांव डोमेस्टिक वायलेंस पति पत्नी में झगड़ा कर रहे हैं ना ज्यादातर, तो बिना पिए भी होता है। पहले से कम होता है, मतलब होता है, बट और ये कहा जाता है सर ये बंद हो गया है तब लोग नहीं पिएगा, तो अपनी वाइफ को नहीं मारेगा, घर का सामान नहीं बेचेगा। इनफैक्ट अब और महंगा हो गया और सामान बेच के पी लेता है पीने वाला, जो 200 मिलेगा। और वो संस्कार की बात है। अब देखिए ये इसको भी खराब कर दिया शराब को, वैसे लोग जो संस्कारहीन है वो बिना पिए भी अपनी संस्कारहीनता का परिचय देते हैं। और जरूरी थोड़ी है कि जो शराब पी लिया वो पत्नी को मारेगा, ऐसा नहीं है कहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? वैदिक काल में भी लोग पीते थे, बिना पिए पुरोहित पाठ ही नहीं करते थे। वो चीज तो लिखा हुआ है, सोम, उसके लिए अलग से मंडल बना दिया गया है। हाँ, मंडल। और पुरोहित कहते थे कि सोमरस पीने से देवत्व के करीब करीब होने का एहसास होता है। अरे यार, हम वैदिक काल के थोड़ी है कि बता रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो। मैं बोल रहा हूँ, कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं किताब की ही बात कर रहा हूँ। सोमरस पीने पर देवत्व के करीब होने का एहसास होता है। शंकर जी को भी तो चढ़ता है सर। हाँ, वो शराब से मतलब नहीं है, मतलब यह संस्कारहीनता, शिक्षा का अभाव है। कोई आदमी अपनी पत्नी को तभी पीटता है जब वो संस्कारहीन हो, शिक्षा का अभाव है। अब बंद कर दिए तो डबल पैसा में खरीद के पीटेगा, पी लेगा। हाँ हाँ, उसके पैसे की बर्बादी है, जैसे वो पीता रहेगा तो पैसे की बर्बादी, ठीक है, वो पैसा उसके घर के काम में आएगा, ये सब सही है। लेकिन कहाँ नहीं मिल रहा है, ये हमारी बात है। कंट्रोलिंग कहाँ हुआ है? थोड़ा बहुत क्राइम में कमी आया है, लेकिन दूसरा क्राइम बढ़ गया है। लोग चोरी छुपे हमेशा लाते हैं, पुलिस पकड़ता है। एक और सर उससे बीमारी होगा क्या, बच्चा लोग क्या बोलते हैं, सुलेशन में सब कुछ हाँ, कुछ होता है। दूसरे नशे के सामान का प्रचलन बिहार में बढ़ गया है। इसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कर देना चाहिए, इसका अदर फॉर्म्स जैसे बोला सर प्रशांत की सोच है कि हम अगर बन जाएंगे मुख्यमंत्री शराब को फिर से लागू कर। हाँ, आधार कार्ड से दिलवा दो। कहने का मतलब तरीका है यार। नहीं तो ये सही है, और नहीं, एक लिमिटेड कर दीजिए कि इतना लेना है आपको, मतलब ये भी रहेगा ना सर कि आधार कार्ड से लीजिए तो दूसरा कि जो नहीं पीता है उसको पैसा फिर तो वही आएगा सर। जैसे हम नहीं पीते हैं, इन लोग जैसे कोई पीता है बोले लगा अपना आधार कार्ड हम जाके दे देंगे,
फिर उसमें भी तो करप्शन आ ही जाएगा सर। मेरे आधार कार्ड पर दोगे, एक बोतल दोगे तो 100 रुपया दो, उसमें भी मेडिकल टेस्ट ला दिया जाएगा, कौन पीता है, मेडिकल टेस्ट लाएगा उतना छोटा। अच्छा, घरेलू वायलेंस के लिए फोन नंबर अलॉट कर दीजिए, और क्या किया जाए? सबसे पहले सर वो फोन ही तोड़ देगा। सही बात बोला, स्पेशली नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस की वुमेन वॉइस रेज करती है कि हमको एक्शन लेना है, वो कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली यही। वायलेंस लेना तुरंत निकालिए जल्दी। इस कदर तक होता है कि जिसका मतलब कोई जवाब ही नहीं, चाहे मतलब गाली गलौज करके देखिए, मामला होता है या फिर जो बीमार होता है, जो भी। हाँ, उसमें लेडीज भी जिम्मेवार है कि उसको पहले स्टेप लेना चाहिए, लेकिन वो सामाजिक संरचना के चलते स्टेप नहीं लेती। हम लोग रूढ़िवादी सोचे सर, ऑर्थोडॉक्स सोचे, मुझे लगता है कि औरत को जो मेरे पति है, पति देव है सर, पति को देव का दर्जा दिया गया, लेकिन निकलता है दानव से। दिक्कत भी है ना, आदमी एक बार सुधा शादी हो गया तो अब नहीं दोबारा होता। और घरेलू वायलेंस जरूरी नहीं कि पीने से ही होता है, वो होने का होता है सर। वो आपके स्टेटस पे घरेलू वायलेंस डिपेंड करता है, ठीक है। और घरेलू वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है इकोनॉमिक स्कैर्सिटी, आर्थिक अभाव। तो इस पे सरकार नहीं विचार कर रही है कि आर्थिक अभाव कैसे खुशहाली लाया जाए ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, और अभी शराब मिलता है, जो 100 रुपए मिलता था वो 200 रुपए मिलता है। ये भी तो कारण हो सकता है कि न्यूज वाले सब दिखाते उतना ज्यादा है नहीं, फालतू फालतू चीज दिखाने में बहुत आगे रहते हैं। न्यूज चैनल वाले मैनेज रहते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, वो तो ये भी तो चैनल सर आर्थिक पेपर का, इस सच्चाई को दिखाएं, लोग को जागरूक करें, तो भी तो नहीं करते हैं सर। नहीं जागरूक करते हैं, वो बिके हुए हैं। मतलब करेंगे सर तो सर तो बड़े, जैसे चुनाव के समय में खाली डिबेट करवाते हैं, जनता से पूछें क्या रीजन है, क्या कारण है, ये भी तो हो सकता है सर। वो जो डिबेट करते हैं, कराते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वैसा नहीं कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहीं नहीं हुआ चैनल में मास मीडिया का सर्टिफिकेट है, घुस गए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप बहुत प्रभावित मत होइए कि आगे आपको भी 10 दिन ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, अभी लंबा भाषण देने लगेंगे। डिबेट में भी एडिटिंग करके जो जो चीज हाँ, वो दिखाता है मैं बैठा हूँ वैसे मैं देखा हूँ वहाँ बैठ के, जो फिक्स रहता है क्वेश्चन यही दिया जाएगा, वही बोलना है। आपस में बोलता भी है सब, ज्यादा बोलना मत, कैमरा के सामने नहीं है ऐसे। ये बताइए कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन में और क्या पूछना है आपको, बताइए। पहला सुझाव देखिए, पहले क्यों सबसे पहले सर ये भी हो सकता है कारण G20 का वर्ल्ड लेवल पे कोई मीटिंग होगा, जैसे बिहार में एक ही दो होगा, क्या पता बिहार को कहाँ बिहार में G20 का मीटिंग हुआ था सर? बनारस में हुआ था भाई, बिहार म्यूजियम में एक बार आया था, वो दूसरा मीटिंग था, जो G20 का समिट नहीं होगा। हाल में बनारस में हुआ था वही ना, वन फ्यूचर वन अर्थ वन फ्यूचर, जो तो उसको बिहार में कराए ताकि लोग आए यहाँ पे देखें, बिहार को जाने, ताकि इन्वेस्टमेंट आए सर, ऐसा नहीं। ऐसे कई लोग आए हैं, पेपर में निकलता है, दीपक जलाएंगे और शाम को कहेंगे कि बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, यहाँ पे बहुत अधिक रिसोर्सेज हैं, यहाँ क्या नहीं हो सकता है, और फिर प्लेन से चले जाते हैं, फिर वो कब आएंगे कोई ठीक नहीं है। मैंने देखा है तो करवाएं तब ना। हम लोग से बोल रहे हैं आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, बिहार को आगे ले सकते इंडस्ट्री लगाए थे हमको, जैसे अडानी है, अंबानी है, क्यों नहीं बुला रहे हैं? यहाँ पे सर लोन का जो फंक्शन है वो भी बहुत ऐसे एक तैयार हुआ है, महिंद्रा वाला ट्रैक्टर का असेंबलिंग ट्रैक्टर का लगाएगा। अडानी तो तैयार हुआ था, एक साल पहले का न्यूज़ था कि वो भी बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे, पता नहीं। रतन टाटा शायद गोल्फ कोर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो जरूर कुछ अड़चन होगी तभी वो लोग नहीं आ रहे हैं।
नहीं तो अब तक आ गए रहते, वो लोग वेट नहीं करने वाले हैं। हटाने का एक साल पहले का ही इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना लंबा समय नहीं खींचता है, ये लोग वो जो खोज रहे होंगे सुविधा वो दे नहीं रहे होंगे। ले दे के गलती कहाँ हुई, सरकार इस टाइप की नहीं है। अब तो छोटा-छोटा वर्कर्स लोग आकर इंडस्ट्री खोल रहे हैं। देखिए हाजीपुर में बहुत सारा इंडस्ट्री खुला, कपड़ा का खुला है, लेदर का खुला है, बहुत सारा जो वहाँ गए हुए थे बाहर कमाने के लिए, तो पैंडेमिक कारण यहीं आकर के अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखिए ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया मतलब बताया, उसमें एक टैग क्वेश्चन में रहता है, टेल उसमें जुड़ा रहेगा कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के आप क्या उपाय सुझाएंगे। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपका भी कोई आइडिया हो विचार में तो उसको लिखिएगा। आइडिया खराब आइडिया नहीं होना चाहिए, बढ़िया आइडिया होना चाहिए। नहीं ये सब कहाँ से लिखिएगा, ये तो आप लिखेंगे कि क्या कारण है, अब लिखेंगे क्या उपाय। तो पहला उपाय क्या करेंगे बताइए, आपको दिमाग में आपको बैठा दे रहे हैं, इसीलिए हम भाषण नहीं दे रहे हैं, आपसे पूछ के आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि खड़ा होना है क्या चुनाव में। पहला देखिए, पहला उपाय, पहला बताइए क्या उपाय। पहले तो जनता से शिक्षा को सुधार सर, जनता को नहीं, पहला ऑथेंटिक उपाय मेरे हिसाब से, पहला तो यहाँ जो कुटीर उद्योग है और गैर कृषि उद्योग, कृषि नहीं, जैसे चमड़ा लेदर हुआ, टेक्सटाइल हुआ, बुनकर है ना बिहार में अभी भी, अगर नहीं है तो फिर से उनको सिखाया जाए और गांव-गांव में टेक्सटाइल क्या धंधा फिर शुरू किया जाए और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, कुटीर उद्योग को ऊपर बढ़ाया जाए। और गैर कृषि का मतलब हो गया लेदर, बहुत सारा देखते हैं यहाँ पे लेदर बर्बाद होता है, जो इतना ज्यादा यहाँ पे एनिमल्स है, कैटल हैं, जिनके चमड़े को लोग बर्बाद फेंक देते हैं, उसका उपयोग सामान बनाने में किया जा सकता है। समझ के बाद, तो गैर कृषि और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि चमड़ा और कपड़ा बता दिए हम तो यही हो। हाँ, इसको गांव-गांव में विकसित किया जाए और भारी उद्योग पर से ध्यान हटाया जाए। और ऐसा किया जाए कि गांव में किया जाए ताकि वहां से जो पलायन है, माइग्रेशन है, वो थम जाए, लोग नहीं जाए सूरत, लुधियाना, हैदराबाद, लगे कि नहीं इतना ही काम कर लेते हैं यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहां का 20,000 और बिहार का 10,000 बराबर होता है। तो सबसे पहला उपाय करना है आपको स्थानीय उद्योगों का विकास। दूसरी बात इसके अंतर्गत ही ले लीजिए कि कृषि प्रसंस्करण उद्योग, फूड एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना, जैसे आपको मैंने बताया है मखाना, लीची, ठीक है, केला, आम, इसको भी किया जाए। और इसको क्यों किया जाए कि कृषि पे जो ज्यादा भार है, 1 बीघे खेत पे 8 आदमी लगा हुआ है या 5 आदमी लगा हुआ है, उसमें से बाकी आदमी जो है इस इंडस्ट्रीज में आ जाए तो प्रचंड बेरोजगारी भी इससे दूर हो। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिहार में करना बहुत जरूरी है। वेल इक्विप्ड मतलब समझ रहे हैं, जरा भी उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो, बिजली में, पानी में, सड़क में, गांव-गांव में एकदम शानदार सड़क होना चाहिए। ठीक है। शानदार सड़क का परिभाषा जानते हैं क्या है? बताइए, आपकी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं, कोई भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। अरे वो तो हिंदी हुआ, उसका पक्का रोड होना चाहिए, तो हम भी जान रहे हैं। कनेक्टिविटी एकदम स्मूथ होना चाहिए सर। अच्छे रोड की पहचान क्या है बताइए, हम आपको जीवन के लिए बता दे रहे हैं। भारत में नहीं बनता है वैसे अच्छा रोड, बना हुआ है हाईवे, NH वगैरह, लेकिन बढ़िया शहरों में जाइएगा तो जो रोड है ना, ऑटो पे भी बैठिएगा तो ऐसे ऐसे होते रहता है। कार में भी बैठेंगे आप, कार में भी बैठेंगे, यहाँ नहीं, कहीं भी शहर में, बनारस, पटना, दिल्ली, ऐसे ऐसे अच्छे रोड बनेगा भी नहीं। यहाँ पे एक बात बता रहे हैं आपको, रोड पे जब चले आप गाड़ी में तो चाय कप रख लीजिए और चाय बाहर नहीं निकलना चाहिए।
बना है सर, लेकिन ये गड़बड़ी है। ये दिल्ली आगरा वाले हाईवे है और दिल्ली बैंगलोर वाला जो है ना, उस पे गाड़ी लेके जाइए वो नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ बनना नहीं है, जान रहे हैं। बिहार का सही में पॉसिबल है सर। अब है पॉसिबल, सब गाड़ी पे भी तो डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा तो खर्च ही करने के लिए कहा जा रहा है। स्मूथ चलेगा, रोड अच्छा रहेगा। ट्रैक्टर पर रख लेंगे तो सर कितना भी बढ़िया। हाँ, और ज्यादातर संख्या यहाँ के रूरल एरिया में ज्यादा संख्या पिकअप और ट्रैक्टर की है, और उस पे गाना बजाते चलता है। उसमें आपको मन करेगा पहले 2 थप्पड़ मारे उसको उतार दे। उसको नहीं सुनाई पड़ता है, दूसरों को सुनाता है। साउंड क्यों रखता है उसका, ज्यादा क्यों रखता है मुझे नहीं समझ में आता। दिखाता है कि हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। बाजा लगाता है सर, स्पीकर है तो सब घूमता रहता है। और उसका पसंदीदा पवन सिंह खेसारी अब आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी है बिहार में, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा कहना है कि प्रारंभिक 6 क्लास से ही जो अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, स्किल इंडिया, ये वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। हाँ हाँ, वर्धा योजना के द्वारा। तो हमारे बिहार में करना चाहिए कि 6 क्लास से ही एक स्किल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे फिजिक्स हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, उसी तरह 1 घंटी उसकी होनी चाहिए। ट्रेनिंग नहीं, पहले पढ़ाइए, बच्चे का दिमाग तैयार कीजिए, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग कराइए, ताकि जैसे वो घड़ी बना सके, मोबाइल बना सके, साइकिल बना सके। छोटा काम नहीं है, हो सकता है यही काम करके वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दे। बोला गया ना, हम बिहार की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक हम आप सुझाव दे रहे हैं। हम मेंस का आंसर राइटिंग में सुझाव दे रहे हैं। ये लिखना बिहार के पाठ्यक्रम में जरूरी है। बिहार पाठ्य पुस्तक जो आता है या बिहार के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी ये मैंडेटरी कर दिया जाए, प्राइवेट स्कूल में, कि तुमको मेरा ये जो है सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ाना जरूरी है। इससे क्या होगा कि बच्चे का मानसिकता ये अभी तक जकड़ा हुआ है यहाँ के बिहार की, चपरासी भी बनेंगे लेकिन सरकारी बनेंगे, और यहाँ के पेरेंट्स भी, गार्जियन भी। आप अगर 1 लाख रुपए बोरिंग रोड में किराना दुकान से कमा रहे हैं और मैं अगर 12,000 रुपया कमा रहा हूँ, चपरासी हूँ, तो बेटर मानेगा हमारे पास हुआ है। ये पाठ्यक्रम का असर होगा 20 साल बाद, बच्चों को उस तरह का तैयार किया जाएगा और उसका डिपेंडेंसी गवर्नमेंट जॉब से हटेगा, और वो नया, और जब नया करेगा तो खुद मालिक होगा, वो अपना स्किल डेवलप करके खुद अपने अंदर आदमी रखेगा। और आप धीरू भाई अंबानी एग्जाम्पल है, पेट्रोल डालते थे, ठीक है ना, कैसे बन गए। सही बात है, 100% सही बात है। नहीं, वो उनके अंदर जो जुनून था कभी भी बन सकता। आपके पास भी विजय माल्या, अब आप कुछ भी उसका दोष निकालिए, बस 10 रुपए लेके गए थे विजय माल्या, लेकिन उनके अंदर जुनून था, बड़ा बनना है। वो इसी लाइन में नहीं हो रहा है, इसमें भी आप जो पढ़ रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी, आपके अंदर अगर जुनून है तो नहीं आओ आप एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, लेकिन जुनून नहीं है, आप पेटेड मन से तैयारी कर रहे हैं तो नहीं होगा। आदमी का कैटेगरी अलग होता है, और यही नहीं जरूरी है कि एसडीएम ही भारत का सबसे बड़ा आदर्श पोस्ट है, दूसरा भी काम कर सकते हैं। हाँ, और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। नौकरी से बेहतर है कि सर आप एक नौकरी दीजिए, बेहतर है आप 10 नौकरी दीजिए। तो आप खुद वैसा बनिएगा तब ना 10 दीजिएगा। ये आप बनेगा तब ना देंगे, ये तो कोई आएगा ही नहीं आपके पास। फैक्ट्री खोलिए सर, ऐसा करने का मतलब सर, उसमें आप एम्प्लॉय को रखिए तो बेटर है। अरे हम समझ रहे हैं भाई कैसे एम्प्लॉय को रखा जाता है, लेकिन आप बनेंगे उस तरह के तब ना। एक आदमी थे जो कभी भी पीएम से नीचे बनना नहीं चाहते, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको, और चाहते तो कितना बार वो सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन कभी बने नहीं हो, उनको बनना था पीएम। कौन है बताइए तो?
और बन भी गए। आदमी पे डिपेंड करता है किसको क्या करना है, उस तरह का। अब आप तैयारी कर रहे हैं, पहले अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, रूपांतरण कर दीजिए अपने। अभी तक आप क्या थे, अब आज से क्या होंगे। कैसे नहीं सिलेक्ट होगा, कैसे नहीं सिलेक्ट होइएगा। बोलिए कौन सा आदमी था जो बना तो पीएम ही बना। राजनीति में ऐसा हो सकता है, चाहेंगे तो राष्ट्रपति बनेंगे तो बनेंगे। बन गया था वो एग्जाम्पल। अब हो सकता है। हाँ हो सकता है। वाजपेयी जी थे, विदेश मंत्री थे। चंद्रशेखर 4 महीना या 40 दिन के लिए थे। हाँ, वो कितना बार चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उनका टारगेट था बनेंगे तो पीएम बने। हाँ बने ना, फिर वैसा टारगेट होना चाहिए। एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप भी प्रधानमंत्री बनिए। राजनीति में ऐसा नहीं कि हम ये बनेंगे तो बनेंगे, आप उस लेवल तक ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, उस तरह का जा सकते हैं, ऐसा बनना पड़ेगा, उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतना। राजनीति में ऐसा लग रहा है बनेंगे तो पीएम बने, होता ना भाषणबाजी नहीं होगी। ऐसे तो हम लोग चाहेंगे। अरे वो कहते थोड़ी थे कि हम पीएम बनेंगे, काम भी करेंगे तो इस सिचुएशन में से थोड़ा ना बनाएंगे। उनका टारगेट था कितना भी चाह। टारगेट अरे कुछ वो नहीं बोले यार, हम बता रहे हैं तुमको। कहेंगे कभी बनने के बाद कि मेरा टारगेट पीएम बनना था। मैंने कितनी बार वो बन सकते थे, इंदिरा गांधी के समय से थे। हाँ, एनी टाइम बन सकते थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे यूपी का, लेकिन नहीं बने। हर आदमी का अलग अलग प्रिंसिपल होता है, सब आदमी एक ही जैसा नहीं होता है। बस बिल्कुल छोड़ देते हैं। हाँ, और आईएएस आईपीएस में बहुत डिफरेंस है, जान लीजिएगा। कभी भी आईपीएस को नीचे ही रहना है। कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जेएनयू के, अगर आपको जान लेंगे कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हे दृष्टि से देखेंगे। आप बोलेंगे कहाँ जा रहे हो डंडा चलाने। जो एकेडमिशियन है सब, उनके लिए आईएएस आईपीएस कोई मैटर नहीं है, ये भी बता दे रहे हैं। हर आदमी का अलग अलग। और बिहार में तो बिहार पुलिस का कल एग्जाम हो रहा था, पूरा ट्रेनें भरा हुआ रहा। इसका क्या जवाब। हाँ, लेकिन मेरे विचार से हम आपको सलाह दे रहे हैं, वो सब जॉब नहीं करना चाहिए, सिपाही वाला भी, क्योंकि उससे पीढ़ी खराब हो जाता है। हम आप लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं, पहले अभाव था, हर घर में कोई ना कोई छोटे पोस्ट पे थे। अरे वो संस्कारहीन वाला जॉब है। आप जिस सोसाइटी में रहेंगे फिर उसका इफेक्ट आपके बाल बच्चों पे पड़ेगा। दरोगा दरोगा तो रद्दी पोस्ट है। दरोगा क्या चीज होता है। दरोगा क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वही करिए, वही ठीक। हाँ, मतलब बहुत खराब पोस्ट है वो। हाँ, किसमें गलिया देगा, किसकी औकात है गाली दे देगा आईएएस को आईपीएस। नहीं नहीं, वो करता है जो करप्ट होता है वो, ऐसा कुछ नहीं। अरे ये आप समाज का बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं करता, कोई कोई कुछ नहीं बोल सकता उसको। संघ लोक सेवा आयोग से आता है वो। आपका अपना व्यक्तित्व कमजोर है तब तो आप आगे पीछे करेंगे। पहले के आईसीएस तो पंडित नेहरू को बोलते थे हेलो मिस्टर नेहरू, समझे। 1960-70 के आईसीएस जो होते थे, लक्ष्मी झा थे, हेलो मिस्टर नेहरू कहते थे पीएम को। आप सोसाइटी की बात मत सोचिए, सोसाइटी के 80% बेकार होते हैं लोग, केवल गप करते हैं। हाँ, जब नेहरू जी को बोल सकते थे तो ये सब नेता क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बात बहुत हो गया, बताइए। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बिहार में एक नए उद्योग के तौर पे, और इससे बहुत सारा रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, ये लिखना है, ठीक है।
और पहले से काम कर रहा है सरकार, तो उसको लिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं कि पर्यटन उद्योग जैसे नालंदा, विक्रमशिला, नवादा, बोध गया, इसको लिखा, बक्सर, ठीक है, मुंगेर भी है। फिर कुछ खास एरिया को खास प्रोडक्शन का हब बनाना, जैसे है भी ऐसा प्रस्तावित हुआ है भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क, वहां पे रेशम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और सरकार ने किया भी है, पटना हाट भी लगता है शायद, वो औद्योगिक विकास का ही दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, मतलब कारण नहीं, उपाय। जन प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, विधायकों को ये आदेश देना हर पार्टी के कि वो अपने क्षेत्र में काउंट करें, कुछ है रोजी रोजगार की व्यवस्था, कोई कल कारखाने हैं या स्थानीय उद्योग है, उसका तुम काउंट करके बताओ, और नहीं है तो उस क्षेत्र में ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि बड़ा फैक्ट्री जरूरी नहीं है, छोटे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तुम स्थापित करोगे। ये हर विधायक का, सरकार क्या है, विधायकों का एक समूह है, जब हर विधायक ऐसा करेंगे तो पूरे बिहार में नया नया उद्योग स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जन प्रतिनिधि क्यों बनते हो तुम? समाज के विकास के लिए, हाँ, जन कल्याण के लिए। और तुम्हारा काम है ये कि लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए, इस तरह से लिखना है, लिखना। और आप एक आध पॉइंट लिख सकते हैं जो कि मतलब रेलेवेंट पॉइंट होना चाहिए। हम पाठ्यक्रम बता दिए और उसके बाद फिर लिखना है कि ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर स्किल ट्रेनिंग फ्री सुविधा एकदम, जिसमें विभिन्न धंधों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। हाँ, और यहाँ पे मोदी जी का स्किल इंडिया दुनिया से मतलब नहीं है, बिहार सरकार कर रहा है। ये बताइए कि हिंदी में होता है टीनी, इंग्लिश में टीनी, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर। टीनी को होता है अति लघु, टीनी सेक्टर को कहा जाता है अति लघु। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ को कहेंगे, पूरे भारत में भी है अति लघु उद्योग, किसको कहेंगे? टर्नओवर नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऊपर नहीं, बताइए आप क्या है। बिहार में सर मुख्यमंत्री का जो ये अति लघु योजना 25 लाख से 2 करोड़ है शायद, ठीक है ना। और लघु का क्या है, 2 करोड़ से 5 करोड़, और मध्यम उद्योग का है 5 करोड़ से 10 करोड़। क्या बोल रहे थे अभी आप? ये बोल रहे सर, ये जो अभी जगह जगह पे जो बोर्ड लगा हुआ मुख्यमंत्री अति लघु योजना, जिसमें 2 लाख से नीचे का लोन, मतलब उसमें 2 लाख, 10 लाख मैक्सिमम 10 लाख। तो ये सरकार के प्रयासों में लिखना है, बिहार सरकार दे रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है कि सर बिहार से इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 लाख तक लोन दिया, उसमें सब्सिडी मिलेगा। एक उसमें ऐसा एक मुख्यमंत्री अति लघु योजना, उसका भी लगा रहता है, एक लगा रहता है मुख्यमंत्री लघु योजना। वो ऐसे करके मतलब जैसे ये 2 लाख से नीचे हो गया, वो उसका हो गया 2 लाख से ऊपर, 10 लाख से नीचे। और सर जो पढ़ा रहे हैं, अनुसर पढ़ा रहे हैं ना आप लोग को, तो उनसे बिहार करंट इकोनॉमी भी कर लीजिएगा आप लोग। करंट भाई, अनुसर अपडेटेड है, करंट क्या हो रहा है। ये तो मैं ट्रेडिशनल पढ़ाया हूँ, क्या कारण है, क्या उपाय किया जा सकता है। अब डेटा जो है, हम डेटा अनुसार बता देंगे, अच्छा ना। हाँ, वही कर रहे हैं, लेकिन वो भी करना एग्जाम से 1 महीना पहले अच्छा रहता है। कहाँ आया? ये भी तो एक हो सकता है सर, कि अभी ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक हुआ तो बिहार से मात्र एक गई है, वो भी विधायक है, हाँ, मुंगेर की,
ये भी तो उधर से बिहार में स्पोर्ट्स को एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि लोग जैसे रुचि लेते हैं। ऐसे बिहार में कहावत है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये भी माइंडसेट तो आदमी का चेंज होना चाहिए सर। बिहार में तो उल्टा ही हो रहा है। बिहार में तो उल्टा ही होता है, पढ़ लिख के खराब हो जाते हो खेल कूद के। माँ बाप पढ़वे करो खेल ज्यादा। तो वो होता है कि दूसरा लाइन को डेवलप करना हुआ, जैसे खेल हुआ, सिंगिंग हुआ, डांस हुआ, इस तरह का व्यवस्था यहाँ नहीं है। होना चाहिए सर, डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं ये भी स्कूल में भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की, लिखा रहता है जरूर सेपरेट क्लास फॉर कराटे, सेपरेट क्लास फॉर डांस। बहुत विद्यालय में तो सरकारी विद्यालय में ऐसा स्थिति आता है ना सर कि 10वां तक तो एक बार की लैब भी नहीं आती। सरकारी विद्यालय में तो स्वेटर बुनने लगती है सब जाड़े में। या व्हाट्सएप चलाते रहती है। उसमें भी संस्कृत के टीचर, फिर म्यूजिक के टीचर, इस बार बिहार सरकार इम्प्लीमेंट किया है सर उन लोग को तो मौके सर। नए लोग जाएंगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, ये बात पक्का है। लेकिन पुराने नहीं जाता सर, वो इतना खराब हो गया है ना कि बच्चा नहीं जाता। वो लोग भी जाए या जो लोग पहले से उनको देखते वो लोग भी पैसे ही हो जाए। हमको पुराने लोगों की ही चिंता, हम चाह रहे हैं कि उन लोग को किसी दूसरे विभाग में रख दिया जाता। हाँ, क्योंकि उनसे फिर वो डिस्टर्बेंस होगा, उनको वो बता भी देंगे। जो शिक्षा मित्र हैं उनको मतलब किसी दूसरे विभाग में समायोजित कर देना चाहिए। नहीं है, बेकार है, सब की नहीं बात नहीं कर रहे, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। या स्कूल के बाहर एक कमरा है, उसमें रहिए आप, बातचीत करिए। स्कूल मत जाइए, तो नया टीचर जो है वो भी नहीं पढ़ाएंगे। वो एक्चुअली तरीका बताते हैं कि ये आएंगे कैसे डील करना है, हो जाता है सर। ऐसे नया टीचर रहेगा तो सबको पढ़ाएगा, इंस्ट्रक्शन होने वाला था तब से चालू हो जाता है। हाँ, हम देखें, अपने आँख से देखा है। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं सर, देखे हैं ना, वही होता है। ये बताइए कि ये टॉपिक हो गया, क्या बचा हुआ था जो नहीं लिखवाए थे? आज क्लास नहीं हुआ, बातचीत हुआ केवल। ये भी सर ऐसा टॉपिक ही था सर, बातचीत नहीं हो सकती है, आइडिया का बात पड़ा उनका डिस्कशन हो गया। आइडिया का आदान प्रदान दूसरे मामले में करना चाहिए। नहीं मतलब शिक्षा का ही मामला है यार, एक्सपेक्टेशन आगे कोई अगर बनता है यहाँ से सर तो उसको ये चीज समझ में होना चाहिए सर, क्लास का ये चीज में अच्छा करना चाहिए। वो भी जाके देने लगे यार, तो बाकी वाला का फैक्टर है सर, ऑफिसर लाइक पॉलिटिक्स पब्लिक इंटरेक्शन। आगे चलके हम लोगों को पब्लिक से ही इंटरेक्ट करना है। पहला तो प्राइम फंक्शन है कि किसी तरह पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद सोचना है ना पब्लिक से। ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप बोलने लगेगा। ये हम आपको मेंस राइटिंग बोल बोल के बताए हम, ठीक है ना, कैसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा। नहीं तो लिखते लिखते कभी कभी ऐसा होता है कि चौथा पॉइंट भूल जाइएगा, तो देखने लगिएगा कैसा पंखा लगा है, कैसा बल्ब लग रहा है रूम में, ठीक है ना, सही भूल जाता है आदमी। अभी की बात नहीं कह रहे हैं, मतलब अभी आप लिख के लाइएगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा होती, प्रैक्टिकली है, फील किया हुआ है, लिख रहे हैं 4 पॉइंट लिखे ना, और आदमी को बहुत आश्चर्य होता है कि अरे भाई बात बाद में कीजिएगा, आप 4 पॉइंट लिखे, आप 5वां पॉइंट लिखा गायब हो जाएगा, तब आप देखने लगे कि पंखा कैसा लगा है। अरे कभी कभी बाई चांस हो जाता है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर में याद आ जाए कौन सी टीचर खड़ी है, क्या पहनी है, अब याद ही नहीं। हाँ, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टाइम का अभाव पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि देखते ही क्वेश्चन डर लगेगा आपको मेंस में, लेकिन अब शुरू का 4 लाइन लिखे आप,
तो अपने आप पेन चलने लगता है। एक हमारा अर्धचेतन मन होता है, अर्धचेतन मन। अगर आप पहले पढ़े हैं तो जब लिखने लगिएगा तो अपने आप पॉइंट आते जाएगा। ये सब व्यवहारिक समस्या आता है। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि बस बैठेंगे लिख देंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। कभी भी अपने आप को परफेक्ट पारंगत नहीं समझना चाहिए। मैंने एक से एक लोगों को देखा है। हाँ, गायब हो जाइए। यूपीएससी के बारे में कोई कह दे कि ये आएगा, ये हम पास कर जाएंगे, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोग जो कि डिजर्व करते थे आईएएस बनने का, वो नहीं बने, और जो नहीं करते थे वो बन भी गए। चांस की बात थी। ठीक है, क्या छूटा हुआ देखिए तो क्या लिखने वाला है, क्या टाइम हो रहा है अभी, बोलिए। छोड़ दें।